औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिजिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने एमसीक्यूज़ के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 17, 18, 19 और 20 चैप्टर के एमसीक्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूं, जो पास्ट ईयर में एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे होंगे और आपने अपनी कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे लगाई होगी। याद रखें, ये टाइम बहुत प्रीशियस है और ये आपके कैरियर को चेंज कर सकता है अगर आपने इसको पढ़ाई में लगा दिया। तो आइए हम अपने सिलसिले का आगाज करते हैं। तो बेटा, ये सवाल पहला आपके सामने चैप्टर नंबर 20 से आ रहा है, जहाँ पे कह रहा है कि जो गीगर मुलर काउंटर, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में जीएम काउंटर भी कहते हैं, वो कंटेन करता है अपने अंदर, ये चैप्टर 20 में आपने पढ़ा है, जो कि एक ऑपरेटर्स है, जो कि पोर्टेबल डिवाइस है, जिसका काम ये है कि रेडियोएक्टिव पार्टिकल जब अंदर आयोनाइजेशन करता है तो ये आवाज़ के ज़रिए उसको पिक करता है कि अंदर कौन सा पार्टिकल आया। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शन में उस जो ट्यूब है उसके अंदर क्या पाया जाता है। तो आर्गन एंड अल्कोहल का मिक्सचर उसके जीएम काउंटर के चैम्बर में या ट्यूब में होता है। तो इट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल चैप्टर नंबर 18 से आ रहा है। आपने आइसोटोप पढ़ाए हैं। आइसोटोप का ये रिवर्स है, यानी उल्टा है कि आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसे न्यूक्लियाई जिसके मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम आइसोबार्स कहते हैं। आइसोबार इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल विल्सन क्लाउड चैम्बर चैप्टर नंबर 20 से आ रहा है कि पूछ रहा है कि ये ऑपरेटर्स क्या काम करता है। तो ये आपने पढ़ा ही और याद भी किया है, ये आपके रेडियो सिलेबस में शामिल है कि ये फोटोग्राफ खींचता है वो रास्ते की जो रेडियोएक्टिव पार्टिकल अंदर आके आयोनाइजेशन करता है, और उसके बाद जब वो फोटोग्राफ सामने आती है तो अंदाजा होता है कि क्या ये कंटिन्यू लाइन आ रही है या ये फिर ब्रोकन लाइन आ रही है। तो इसका काम क्या है? टू टेक फोटोग्राफ ऑफ हाई वेलोसिटी आइंस जो आयोनाइज होने के बाद बनते हैं। चलते हैं आगे। अगला सवाल चैप्टर नंबर 17 से आ रहा है। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टेट्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। तो ये इसका पोस्टुलेट ही है कि स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्सल कांस्टेंट है और ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, यानी किसी पे डिपेंड नहीं करती बल्कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो चलते हैं आगे। अगला सवाल दोबारा चैप्टर नंबर 17 से आ रहा है कि आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आपने पढ़ी है, तो उसमें आपने नोट किया कि जब हाई स्पीड पकड़ता है ऑब्जेक्ट तो उसके मास, लेंथ और टाइम में चेंजेस आने लगती हैं। मगर यहाँ सवाल ये कर रहा है कि हम डे लाइफ में इन चेंजेस को क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पाते। तो इसका जवाब बहुत सिंपल कि सारा मामला स्पीड का है कि जो हमारी डे लाइफ में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल बहुत कम होती है, इसलिए हम ये चेंजेस को फील नहीं कर पाते जिस चेंजेस की बात आइंस्टाइन ने उस थ्योरी में की है। तो आंसर करेक्ट यही, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर वेरी स्मॉल कंपेरिजन टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। चलते हैं आगे। अगला सवाल चैप्टर नंबर 18 से आ रहा है कि एक्स-रेज की प्रोडक्शन का फिनोमेना है कि जब हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करते हैं किसी टारगेट के ऊपर एक गिलास ट्यूब के अंदर, तो उससे क्या बनती हैं? एक्सरेज बनती हैं कि इसमें हम हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कराकर किसी टारगेट पे मारते हैं और वहां पर उनकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होकर एक्सरेज की फोटोन बनाती है। तो एक्सरेज इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये भी चैप्टर 17 से आ रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा ही है और हर्ट्ज के रिजल्ट भी आपने पढ़े कि जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की है इमिटेड फ्रॉम मेटल, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर, यानी जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाता है। तो इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
अगला सवाल आ रहा है मैक्स प्लैंक के हवाले से, पूछ रहा है कि मैक्स प्लैंक जो साइंटिस्ट थे वो मशहूर हैं नीचे दी हुई किस प्रॉपर्टी की वजह से। तो याद होगा आपको फॉर्मूला E=hf, कि मैक्स प्लैंक ने कहा था कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, तो एनर्जी क्वांटाइजेशन इज द करेक्ट आंसर रिलेटेड टू मैक्स प्लैंक। चलते हैं आगे। अगले सवाल में चैप्टर 17 से आ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की करेक्ट फॉर्म पूछी जा रही है। आपको याद होगा मैंने ये फॉर्म लिख भी दी है कि HF आपको पता है जो एनर्जी लेके आ रहा है फोटोन आपका, फाई आपको पता है वर्क फंक्शन जो कम से कम एनर्जी दरकार होती है इलेक्ट्रॉन को मेटल से इजेक्ट होने के लिए, और काइनेटिक एनर्जी जो बाद में एनर्जी बचती है उनके पास वो उससे ट्रेवल करते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स आपने पढ़ी हैं, तो ये यहाँ जो फॉर्म वो दे रहा है वो करेक्ट ऑप्शन हमने पिक किया है, थर्ड वाला। थर्ड कैसे पिक करा कि काइनेटिक एनर्जी आपको पता है EV के बराबर होती है, तो वहां पे मैंने EV लिख दिया, और ये h0 प्लस का था वहां जाके माइनस का हो गया, तो न्यू लगाएं या F लगाएं, फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, तो इट मींस EV=h h0, यानी उन्होंने EV को यहाँ पर EV0 से शो कर दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल को V0 शो किया हुआ है। तो ये वाली फॉर्म करेक्ट है आपकी। V लिखें वोल्टेज है ये, या V0 लिखें स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक ही बात है। तो इट मींस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप बेसिक इक्वेशन को याद रखें कि E=phi + ke। चलते हैं आगे। अगला सवाल दोबारा चैप्टर 17 से आ रहा है, पेयर प्रोडक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन इंसिडेंट फोटोन हैज वेवलेंथ ऑफ ऑर्डर। तो आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, या इससे ज्यादा होनी चाहिए तो ही ये इफेक्ट वो कर पाएगा। तो यहाँ वो जवाब लैम्डा की फॉर्म मांग रहा है कि उस फोटोन का लैम्डा कितना होना चाहिए। तो मैंने आपके सामने निकाल के दिखाया कि E=hc/λ में राउंड अबाउट ये hc और E की वैल्यूज हम पुट करेंगे, और ये स्टिल करके आप देखिएगा तो रिटर्न में जो लैम्डा आ रहा है वो तकरीबन -30 मीटर में आ रहा है, तो इसलिए हमने -14 10 के -14 मीटर ये आपका वो लैम्डा होगा जिसकी वेवलेंथ इतनी अगर हो तो इससे वो ये इफेक्ट करा देगा और पेयर जनरेट कर लेगा। तो नियरली ये -14 के इक्वल आ रहा है, 10 की पावर -14, तो हमने इसलिए वाला ऑप्शन उठाया है। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है दोबारा से, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आ गया। हर्ट्ज का रूल जो उन्होंने दिए थे, ग्राफ बनाया था रिजल्ट कि आपको जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर उनमें इजाफा करवाना है तो आपको जो लाइट इंसिडेंट आप कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी में इजाफा करना होगा, और यानी वो जो नंबर्स हैं वो डिपेंड करते हैं लाइट की इंटेंसिटी पर, कि आप जो इंटेंसिटी अगर बढ़ाएंगे तो उससे जो उनकी तादाद है वो बढ़ जाती है। तो इट मींस इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल यहाँ डेफिनेशन आ रही है दोबारा से पेयर प्रोडक्शन की, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ फोटोन इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन नियर अ हेवी न्यूक्लियस नोन एज पेयर प्रोडक्शन। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपका दोबारा चैप्टर 17 से आ गया है, कह रहे हैं आपसे वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो कोरिस्पॉन्ड करती है वर्क फंक्शन के, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं। तो आपको ये टॉपिक याद आ गया होगा कि कम से कम फ्रीक्वेंसी जो फोटोन को लेकर आनी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और वो इतनी एनर्जी रखेगी कि वो वर्क फंक्शन के बराबर होगा और इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो जाएगा। तो वर्क फंक्शन कोरिस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। चलते हैं आगे। बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने चैप्टर 17 में एक टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, वहां से लिया गया है, लेकिन ये इस साल रेडियो सिलेबस से हटा दिया गया है। एहतियाता मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का ताल्लुक टेम्परेचर से होता है, यानी कि दे आर आल्सो कॉल्ड टेम्परेचर रेडिएशंस। तो आप भी बस को याद रखें कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। चलते हैं आगे। अगला सवाल चैप्टर 17 का एक टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट, वहां से आ रहा है। आप देख सकते हैं तस्करा हो रहा है इलास्टिक कोलिजन का बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट में होता है कि फोटोन स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन को और अपनी कुछ एनर्जी उसको इम्पार्ट करता है, जिससे उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है स्कैटर होने के बाद, लेकिन लैम्डा में इजाफा हो जाता है। तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन इंक्रीजेज
स्कैटरिंग के बाद उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं आगे। अगला सवाल दोबारा चैप्टर 17 से आ गया है। मोमेंटम ऑफ फोटोन का फॉर्मूला पूछ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है फोटोन की कि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, तो E इक्वल टू mc² हो गया, या E इक्वल टू hf। ये दोनों फोटोन की एनर्जीज हैं। हमने इनकी राइट साइड कंपेयर कराई और यहाँ से c² को ब्रेक करा, एक c और फिर एक से डिवाइड में आ गया, तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम बन जाता है। कि यहाँ जो फार्मूला है वो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में नहीं है, तो हमने c इक्वल टू एफ लैम्डा लगाकर 1/λ अरेंज करा। तो ये आप स्टिल करके देख लीजिएगा। तो h/λ ये लैम्डा की फॉर्म में इसका मोमेंटम है, और अगर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आएगा तो वह hf/c आएगा। चलते हैं आगे। ये एक बार फिर ब्लैक बॉडी से एक ब्लैंक आ गई कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्शन पावर कितनी होती है, तो ये 100% होती है। यूनिटी याद रखें 100%, और ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। चलते हैं आगे। अगला सवाल दोबारा चैप्टर 17 से आ रहा है और यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड करती है किस फैक्टर पर। तो जैसे कि आपने फॉर्मूला याद किया है डेल्टा लैम्डा का, h/m0c 1 - cos थीटा। तो h/m0c ये सब कांस्टेंट हैं। ये डिपेंड करती है सिर्फ फोटोन के स्कैटरिंग एंगल पर, थीटा पर। चलते हैं आगे। अगला सवाल चैप्टर 17 में टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये बिल्कुल शुरू में ही है। तो ये कह रहे हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस एप्लीकेबल होती हैं कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। तो बेटा ये इनर्शियल फ्रेम पर, यानी ऐसे फ्रेम जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, ये उनको आपस में रिलेट कर देता है, मिला देता है। तो ये इनर्शियल फ्रेम पर ये ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेबल हैं। चलते हैं आगे। परफेक्ट ब्लैक बॉडी, दोबारा से वही सवाल। तो ये एब्जॉर्प्शन पावर इसकी जो है परफेक्ट होती है, और यूनिट एब्जॉर्प्टिव पावर होती है, और मोस्ट एफिशिएंट रेडिएटर भी बाद में होता है। तो ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। यहाँ ही कह रहे हैं आपसे कि आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन किस रिजल्ट में, किस फिनोमेना में वैलिड होती है। तो ये पेयर प्रोडक्शन एनिलेशन ऑफ मैटर में आपको याद होगा कि पहले वो फोटोन टूटकर दो पार्टिकल बनाता है, बाद में दोनों पार्टिकल कंबाइन होकर दो फोटोन जनरेट करते हैं। तो ये आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन का एविडेंस है, पेयर प्रोडक्शन एंड एनिलेशन ऑफ मैटर। चलते हैं आगे। बेटा ये वो टॉपिक जो हटा दिया गया है फिर अभी रिड्यूस सिलेबस में, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो ये लॉज हैं ब्लैक बॉडी के कुछ, तो उसमें टेम्परेचर की 4th पावर पर डिपेंड करती है। एहतियातन इसको याद कर लें। चलते हैं आगे। अगला सवाल फोटोरेट इफेक्ट से आ गया है। जैसा कि आपको पता है कि हर फोटोन ये इफेक्ट नहीं करा पाता, उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, तब भी वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट होगा। तो HF ग्रेटर देन φ0, यानी उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, तभी इफेक्ट शुरू होगा। चलते हैं आगे। लेमन सीरीज आपने पढ़ाई है कि लेमन पहली ही सीरीज है और ये अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। तो अल्ट्रावायलेट इज द करेक्ट आंसर फॉर लेमन। चलते हैं आगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तमाम लाइंस पे कंसिस्ट होती है। अल्ट्रावायलेट हो गए, विजिबल हो गए, इंफ्रारेड हो गए, तो इसलिए ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। एक बार फिर डेफिनेशन आ गई है पेयर प्रोडक्शन की। द डेंसिटी फोटोन इनटू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर नियर हैवी न्यूक्लियस पेयर प्रोडक्शन, इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। ये ब्लैंक चैप्टर 19 से आ रही है। बाइंडिंग एनर्जी जो इस साल उन्होंने रेडियो सिलेबस से हटा दिया है। एहतियातन इसको याद रखें कि जब भी न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियस टूटता है, तो एक एनर्जी आपको दरकार होती है जो कि मास की फॉर्म में जाया होती है, E इक्वल टू mc², और ये बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। वो एनर्जी जो कि न्यूक्लियस को पैक करने के लिए दरकार हो या उसको टूटने के लिए चाहिए, उस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी।
न्यूक्लियर फिजन में टॉपिक आखिर में है ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर एहतियातन इसको पढ़ लें कि ये क्या करता है, ये ब्रीड करता है। 238 जो आइसोटोप है ये नहीं कर पाता फिजन, तो ये पहले इसको पोलोनियम 239 में कन्वर्ट करता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है ब्रीडिंग। तो इसको आप याद रखें। ब्रीडर रिएक्टर आपकी बुक के अंदर है, इसको आप खुद भी देख सकते हैं। चलते हैं आगे। बड़े ब्लैंक 19 चैप्टर में एक हल्की सी कन्वर्जन आपको याद रखनी है कि 1 AMU में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, तो मेगा को हटा के 10 की पावर 6 लग गई है, तो 931 एक्सपोनेंशियल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 AMU में होते हैं। इसको याद रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे बेटे, मैंने आपके सामने तकरीबन अब आपकी बुक के तमाम चैप्टर्स के MCQs जो पुराने ईयर्स में आए हैं उनको डिस्कस किया है, और मैं आपकी फिर हिम्मत बनाऊं कि मैं इस सिलसिले को जारी रखूंगा। जो जो मुझे MCQ नज़र आते रहेंगे मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आपसे भी गुजारिश यही है कि आप अपने टाइम को कीमती जानें। ये ईदें आगे भी आएंगी और इंशाअल्लाह उसको भरपूर इंजॉय करेंगे। अभी फिलवक्त टाइम मुतकाजी है इस बात का कि आप पढ़ाई को फोकियत दें, और अपना एक एक सेकंड आपका बहुत कीमती है, आप पढ़ाई पे लगाएं। इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा रिजल्ट सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर देगा और खुशियां बिखेर देगा। वो खुशियां जो आपके वालिदैन आपसे चाहते हैं वो आप मेहनत करके दे सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप उनके कदमों को मजबूती अता करें और आप अपने वालिदैन के लिए स्ट्राइव करें, कोशिश करें और उनका नाम इस अनट्रस्टेबल वर्ल्ड के अंदर जगाएं। अपनी मेहनत करके अच्छा रिजल्ट लाकर मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और आप अपनी चीज़ों को दोहराएं। मैं इंशाअल्लाह इस सिलसिले को जारी रखूंगा और आगे भी आपके लिए जो जो MCQs इंपॉर्टेंट लगेंगे वो शेयर करता रहूंगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।